वेलकम क्लास। आपका अध्याय यूपीएससी में स्वागत है। हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हमने फंडामेंटल राइट्स का पहला पार्ट कर लिया था जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट कर लिया है। आज हम राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे यानी आर्टिकल 19 टू 22 तक। ठीक है, डीपली पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, मौलिक अधिकार, जैसे कि हमें पता है कि स्टेट के अगेंस्ट सिटीजन्स को क्लेम करने का अधिकार है। ठीक है, अगर स्टेट उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट, यानी कि 6 राइट्स का प्रोटेक्शन मिलेगा और वो भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए। यानी आर्टिकल जो 19 है वो सिटीजन्स को दिया गया है। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में इंग्लिश और राइट साइड में हिंदी दिख जाएगा। बायलिंगुअल सीरीज है तो बायलिंगुअल तरीके से ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये 6 राइट हैं, तो ये 6 राइट सिटीज़न्स को मिलते हैं, लेकिन इसके साथ क्या है, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस है, यानी युक्ति-युक्त निर्बंधन है। यानी आप इन रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस के होने के बाद ही अपने राइट्स को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो आप पे रेस्ट्रिक्शन लगी है, अगर आप वो रेस्ट्रिक्शन तोड़ते हैं, तो यानी आप अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, हाँ, ब्रीच कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गिवन है, कुछ कंडीशंस गिवन है। ठीक है, कि आप फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट किन कंडीशंस के अंदर है? असेंबली है पीसफुली, तो किस कंडीशन के अंदर है? एसोसिएशन है तो किन कंडीशंस के अंदर है? ठीक है, तो देखो आर्टिकल आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है 6 राइट्स देता है हमें। क्या देता है? आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है वो हमें 6 राइट्स देता है। ठीक है, और जो कि इंडियन सिटीजन्स को देता है, उसमें से जो पहला है उसी का जो 19 क्लॉज 1 के ए में है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी प्रेस की स्वतंत्रता है, जानने का अधिकार है, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्ट। ठीक है, 2005 में से एक्ट भी बना दिया गया था। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट किया था। तो राइट टू नो, ठीक है, राइट टू नो भी क्या है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर एक राइट है। ठीक है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है, राइट टू साइलेंस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग, तो ये सारे आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 में। ठीक है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन अगर 19(1) के क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बी में अगर हम देखें तो हमें हमारे पास है असेंबली, यानी हम सम्मेलन कर सकते हैं, असेंबली ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, राइट टू असेंबल हो सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली। जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा था कॉकरोच जनता पार्टी, तो कहाँ पे हम कहाँ पे इकट्ठा, आई मीन जंतर मंतर में इकट्ठा हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी, पीसफुली असेंबल हुई थी। ठीक है, दैट इज डेमोक्रेटिक, उनके राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है एंड विदाउट आर्म्स, तो याद रखना। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि सेक्शन 144 सीआरपीसी और सेक्शन 129 बीएनएस, ठीक है, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, ठीक है, कैन रेस्ट्रिक्ट दिस। ठीक है, तो ये दो क्या है, एक्सेप्शन है। तो इन दोनों के तहत अगर 144 सीआरपीसी लगता है तो आप असेंबल नहीं हो सकते, जैसे बोलते हैं ना धारा 144 लगी है। ठीक है, बीएनएस का 129 सेक्शन लगा है, तो इस तहत आप क्या नहीं कर सकते, असेंबल नहीं हो सकते पीसफुली। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, आप क्या नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। राइट टू स्ट्राइक यानी हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो याद रखना। बट राइट टू प्रोटेस्ट हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, देन 1 सी में क्या दिया है, 19 क्लॉज 1 सी में क्या है, एसोसिएशन, यानी हम यूनियन बना सकते हैं, एनजीओज बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, और साथ में 97 अमेंडमेंट यानी 2011 से एक और हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, सहकारी समितियों को जोड़ दिया गया था। ठीक है, हाँ, लेकिन याद रखना राइट टू स्ट्राइक, लॉकआउट जो कि हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का टीके रंगराजन केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को क्या किया था, पास किया था, वैलिड बताया था कि राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। आर्टिकल 91 क्लॉज डी में हमारे पास क्या है, मूवमेंट एंड रेजिडेंस। ठीक है, डी में मूवमेंट है और ई में क्या है, रेजिडेंस है। ठीक है, यानी आप मूव हो सकते हो या सेटल हो सकते हो फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। बट कंडीशन क्या है कि आप किसी शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को क्या करोगे, हाँ ठीक है, उनको क्या नहीं करोगे, वायलेट नहीं करोगे। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना आपको उनके, ठीक है, ताकि प्रोटेक्ट रहे, इसलिए वहाँ पे क्या है, एक इनर लाइन परमिट सिस्टम है। फिर पब्लिक हेल्थ, यानी अगर कोई पेट पेशेंट है, एड्स पेशेंट है, तो वो ऐसे मूव नहीं कर सकता फ्रीली।
तो उसके राइट्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो क्या है, पब्लिक हेल्थ, जो कंसर्न है वो पब्लिक हेल्थ का है इसलिए, ठीक है? एफ था तो वो हट गया था, वो राइट टू प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है? तो वो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू 300 ए में क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया और एक लीगल राइट बना दी। वहीं अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी में देखें तो हमारे पास राइट टू प्रोफेशन है। राइट टू प्रोफेशन यानी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और कैरी आउट ट्रेड टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है? यानी हम व्यापार कर सकते हैं, ठीक है? अपने जिस तरीके से अगर हमारे पास स्किल है, तो उस स्किल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अगर दूसरे स्टेट में जाके या दूसरे क्षेत्र में जाके वहाँ पे अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक है? ट्रेड कर रहे हैं, तो वो वैलिड है। बट हमारी स्किल मैच ही नहीं हो रही है, जिस ऑक्यूपेशन से हम उस ऑक्यूपेशन के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं जा रखे हैं, आप वहाँ प्रोफेशन कर रहे हैं, तो ये क्या नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरा क्या है, नागरिकों को बाहर कर एकाधिकार कर सकता है। ठीक है, कौन? स्टेट मोनोपोली, राज्य। ठीक है, राज्य। ठीक है, ओके। अब देखो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में क्या दिया गया है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन देखते हैं, जैसे ग्राउंड्स फॉर रेस्ट्रिक्टिंग, अगर आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 ए को अगर हमें रेस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी है वो क्लॉज 2 में दे रखी है। ठीक है, तो देखो पहला तो हमारे पास सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारा 1963 में 16वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ था। देन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मतलब हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशन बना सकते हैं फॉरेन स्टेट्स के साथ। ये हमारा पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से ऐड हुआ था। ठीक है, देन अगला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर। ये पब्लिक ऑर्डर भी हमारा पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से ऐड हुआ था। अगला डिसेंसी और मोरालिटी, यानी शिष्टाचार होना चाहिए और सदाचार होना चाहिए। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है, न्यायालय का क्या नहीं करनी है, अवमानना नहीं करनी है, जो बात न्यायालय ने कही है उसका अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को मानहानि नहीं होनी चाहिए किसी की। ठीक है, दूसरा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध के लिए उकसाना, किसी को ऐसा नहीं उकसाना नहीं कि भाई जाओ अपराध करो। ठीक है, तो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, इनके बेसिस पे आपका फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू स्पीच, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो वैलिड है। अगर आप ये वायलेट करते हो तो फिर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गया। कुछ यूपीएससी केसेस आए थे, आई मीन नॉट कुछ केसेस आए थे जो कि हमारे यूपीएससी यूके पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रिजभूषण का केस आया था, ठीक है, यानी रोमेश थापर बोलते हैं 1950 में। तो इन्होंने कहा था प्री सेंसरशिप ऑन प्रेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो क्या लगना, ठीक है, प्रेस पर पूर्व सेंसरशिप लग जाना क्या है, एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे चिंतामण राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस आया था 1950 में। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो रेस्ट्रिक्शन है, जो प्रतिबंध लगा रहे हो, वो मनमाना प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए कि मन किया प्रतिबंध लगा दिया, कुछ भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जिसे को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अनुपातिक। अगर इस ये इतना है तो इसमें इतना ही लगे, ये इतना है तो इसमें इतना ही लगे। ऐसे सुरेश सिंघल का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसी केस में, इसी जजमेंट में आईटी एक्ट का 66 ए सेक्शन को क्या हो गया था, स्ट्रक डाउन हो गया था। और यहाँ पे एक बात हुई कि व्हाट इज एडवोकेसी एंड व्हाट इज इंसाइटमेंट, दोनों में डिफरेंशिएट भी किया था। अनुराधा भाषण का केस आया था 2020 में। इन्होंने कहा था कि राइट टू इंटरनेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के ए में क्या है, तो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें राइट टू इंटरनेट भी है। इंडेफिनिट इंटरनेट सस्पेंशन वायलेट्स द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन। तो इंडेफिनिट इंटरनेट का सस्पेंशन भी क्या है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट होना है। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेट या फिर आप एक वहाँ पे नेटवर्क क्या कर दिए जाते हैं, बैन या डाउन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई मान लो अभी क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, तो इसके लिए ये रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। ठीक, अब देखो आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, सिटीजन्स को ही अवेलेबल है।
फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है और लीगल एंटिटीज को भी अवेलेबल है। ठीक है, देखो इमरजेंसी के टाइम पे ये क्या नहीं होते, सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 359 कहता है साफ-साफ, ठीक है, कि अगर इमरजेंसी लगती है तो इस दौरान जो आर्टिकल 20 है, 21 तो कभी नहीं होगा और इसके साथ 20 भी क्या नहीं होगा, कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। आखिर 20 क्या है? 20 कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कार्योत्तर विधि, ठीक है? ये कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज़ क्या नहीं होने चाहिए, इनको प्रोहिबिट करना है। ठीक है? रोक लगानी है इन पे, यानी पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों पर रोक, ठीक है? मान लो मैंने क्राइम यहाँ किया, इस टाइमलाइन में मैंने क्राइम यहाँ किया और आगे चलकर एक लॉ बनता है, जो इस क्राइम को क्या करता है, क्राइम की पनिशमेंट होती है। इसकी पनिशमेंट ऑलरेडी चलो मान लो नहीं मिली, पर इस टाइम पे तक इस क्राइम के लिए क्या नहीं था, लॉ नहीं बना था। बाद में इसी क्राइम के लिए लॉ बन जाता है, तो मेरे पे ये क्राइम फॉलो नहीं होगा, आई मीन ये लॉ फॉलो नहीं होगा। समझ में आया? यही रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, क्रिमिनल लॉज़ है, जो क्या है, प्रोहिबिट है। ठीक है? जैसे सिविल लॉ और टैक्स लॉ को क्या किया जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है। मान लो अगर सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉज़ याद रखना, सिविल लॉज़ के लिए और इन टैक्स लॉज़ इन पे क्या होते हैं, फॉलो हो जाएँगे। बट क्या नहीं होगा, क्रिमिनल लॉज़ फॉलो नहीं होगा। ठीक है? ओके। फिर है कि सज़ा कम करने वाले जो पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों की अनुमति है। ठीक है? तो अगर है कि मान लो इस यहाँ पे मैंने क्राइम किया, इस क्राइम पे जब तक ये लॉ था तो इस पे 20 साल था। लेकिन बाद में एक लॉ बना इसमें 10 ही साल है, तो 10 साल तुम पे क्या हो जाएँगे, फॉलो हो जाएँगे। तो रिड्यूसिंग पनिशमेंट के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड जो इसी का 20 का क्लॉज़ 2 है वो कहता है डबल जेओपार्डी जेओपार्डी, ठीक है। यानी कि क्या होगा, दोहरा दंड नहीं मिलेगा। यानी एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब केवल अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के सामने लागू होगा, ठीक है। दूसरा विभागीय प्रशासनिक अनुशास अनुशासनात्मक कार्रवाई इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है? यानी अगर मैंने एक बार पनिशमेंट की जिसकी सज़ा मुझे मिल गई, बाद में फिर से कोई दूसरा इस पे क्या करना चाहता है, पनिशमेंट देना चाहता है इस सज़ा के लिए, तो ये क्या नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा। ये तुम्हारा राइट्स है कि मैं कह रहा हूँ एक ही आई मीन एक ही क्राइम के लिए, एक ही ऑफ़ेंस के लिए बार-बार पनिश नहीं किया जा सके। ठीक है? तो कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने ही क्या होगा, ये अप्लाई होगा। ठीक है? थॉमस डाना के केस में ही ये क्या आया था, ये वाला स्टेटमेंट आया था कि विभागीय जो और प्रशासनिक या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, तो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। अगर वो प्रशासनिक तहत कोई भी कार्रवाई वगैरह है, तो वो इस डबल जेओपार्डी के अंतर्गत नहीं आएगी। मान लो वहीं पे क्या है, मान तुम्हारे अंडर कोई काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है? और फिर क्या किया जा रहा है कि भाई तुमने ऐसा-ऐसा क्यों किया? तो ये उस रिस्पेक्टिव में नहीं है, ठीक है? देन थर्ड है सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 क्लॉज़ 3, ठीक है? तो इसमें कहते हैं कि भाई क्या नहीं किया जाएगा, खुद के खिलाफ क्या नहीं देने, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। समझ में आया? ये उसके फंडामेंटल राइट्स हैं जो क्या है, ठीक है? जिस पे क्या है, जिसने कोई ऑफेंस किया है या फिर उसे डिटेन वगैरह कुछ किया है, ठीक है? और या फिर उससे क्या है, एक्यूज़ है वो, तो उसपे क्या नहीं है, वो खुद का क्या नहीं करेगा, अपने खिलाफ भी क्या नहीं करेगा, अपना ही विटनेस नहीं बनेगा, ठीक है? अपने ही खिलाफ क्या नहीं देगा, गवाही नहीं देगा, ठीक है? फिर जैसे थंब इम्प्रेशन लेना, ब्लड स्पेसिमेंस लेना, ठीक है? और एक्सिबिशन ऑफ बॉडी इज़ अलाउड, यानी कि अंगूठे के निशान ले सकते, ठीक है? ठीक है? और रक्त के नमूना भी दे सकते हैं, जो कि इसमें शामिल नहीं है, ठीक है? फिर है इसी में एक वो आया था कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू उघाड़ का क्या आया था, मामला आया था। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2020 में आया था, जिसमें नार्को नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग क्या हो गया, विदाउट कंसेंट, ठीक है, वायलेट है। यानी जब तक कंसेंट नहीं है तब तक आप क्या नहीं कर सकते, नार्को टेस्ट नहीं कर सकते या ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 20 के क्लॉज़ 3 में गिवन है। देन आर्टिकल 21, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी पर्सन को, ठीक है, व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसे बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो प्रोसीजर
established by law versus due process of law। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता को क्या करना है, वंचित करना है, ठीक है, उसकी लिबर्टी और लाइफ को क्या करना है, वंचित करवाना है, तो वो क्या था कि विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, अगर विधि ये कहती है और कहती है कि इस तरीके से अगर ये करता है तो इसकी लिबर्टी ली जा सकती है। ठीक है, ये देखो, ये तो एक वाला केस है। ठीक है, मतलब अब देखो इसमें दो चीजें समझा, तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल से समझो, एक एक गोपालन का केस था। एक एक गोपालन के केस में क्या हुआ कि अ, हाँ, तो एक एक गोपालन के केस में क्या हुआ कि इनके पास प्रिवेंटिव डिटेंशन था। क्या था? प्रिवेंटिव डिटेंशन था। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत इन्होंने बोला कि मेरे पास आर्टिकल 21 है, तुम मेरी क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से क्या कर रहे हो, वंचित कर रहे हो। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो क्या है, विधि द्वारा, ये हम तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये सही है। तुम्हारी कोई भी वो नहीं ली जा रही है, ठीक है, राइट टू लाइफ नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, तो तुम प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ के अंतर्गत क्या है, जो तुम्हारा डिटेंशन है वो लीगल है, ठीक है। बट ये क्या था, एक तरीके से नैरो, ठीक है, नैरो कॉन्सेप्ट था, जिसमें इस चीज को अच्छे से क्या नहीं किया गया था, इंटरप्रेट नहीं किया गया था बाई हाँ कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेनका गांधी केस, ठीक है, तो यानी कि 1950 में एक ही गोपालन केस आता है, तो उसमें संकीर्ण व्याख्या होती है इस आर्टिकल की। केवल कहते हैं कि जो कार्यकारी मनमानी के खिलाफ ही क्या होगा, ये होगा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 21, यानी आर्टिकल 21, तो इसका एक एक गोपालन में नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ, क्या हुआ, नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ। बट मनेका गांधी केस 1978 में इसका क्या हुआ, एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हुआ, और इसमें कहा कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, इसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी इसमें कहा जाता है कि लॉ ही क्या है, अल्टीमेट है, और लॉ के अनुसार अगर किसी के राइट टू लाइफ या कुछ लिया जाएगा, तो वो लॉ का गलती नहीं होगी, ठीक है। हो सकती है कि वो क्या हो, उस एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ के तहत हो। अगर लॉ के तहत किसी के राइट टू लाइफ को लिया जा रहा है, तो वो लॉ गलत नहीं होगा, बल्कि उसका प्रोसीजर में क्या होगी, गलती होगी, ठीक है, ये कहा था। बट मनेका गांधी केस में कहा कि नहीं, अगर लॉ भी क्या करता है, किसी के राइट टू लाइफ को वायलेट करता है, तो लॉ भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दायरा बढ़ाया और फैसला दिया कि कानून स्वयं उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। अगर कानून भी क्या करता है, किसी के राइट टू लाइफ या किसी के पर्सनल लिबर्टी को क्या करता है, वायलेट करता है, तो वो लॉ भी क्या होगा, गलत होगा, वॉइड होगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी उचित कानूनी प्रक्रिया, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जबकि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, एक, ठीक है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और इसीलिए फिर एक कॉन्सेप्ट आता है गोल्डन ट्रायंगल का, गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें आर्टिकल 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाएगा। कभी भी जब भी ये इंटरप्रिटेशन करनी है, तो 14, 19 और 21 को एक साथ लेना है। क्या तुम्हारा राइट टू लाइफ जा रहा है, क्या तुम्हारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ तुम्हारे अदर राइट्स जा रहे हैं, क्या तुम्हारा राइट टू इक्वलिटी जा रहा है, तो फिर तीन राइट्स हमारे क्या आ गए, गोल्डन ट्रायंगल बना दिया। समझ में आया? तो ये था। अब देखो, आर्टिकल 21 के कुछ इम्पोर्टेंट केसेस देख लो, जैसे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, तो साफ वातावरण, साफ पर्यावरण भी क्या है, हमारा केस है। एमसी मेहता एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, तो इन्होंने बहुत केस ऐसे दायर किए, पिटिशंस, तो उसमें से क्या हुए, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वही अगर राइट टू फ्री लीगल एड बोलते हैं ना, 39A में गिवन है, जो कि डीपीएसपी में है, तो कहा जाता है कि तो इसी के तहत क्या क्या कि फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल भी क्या है, आपका राइट है आर्टिकल 21 का अंडर। इसमें एक केस है हुसैन आयरा,
खातून का केस, ठीक है? सॉरी, ठीक है? देन राइट टू प्राइवेसी जिसे बोलते हैं केएस पुट्टास्वामी केस 2027। इसमें राइट टू प्राइवेसी को क्या कर दिया गया, आपके आर्टिकल 21 में डाल दिया गया, ठीक है? प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ, ठीक है? ठीक है, तो यानी कि आपके निजता जीवन की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। अनुपातिक परीक्षण यानी प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के अधीन है। कितना, कितनी प्राइवेसी, किस हद तक की प्राइवेसी, ठीक है? ये मैटर करता है, ठीक है? तो इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट डाला यानी लीगैलिटी, नीड, ठीक है? प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है? प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोसीजरल गारंटीज़, ये सारे क्या है राइट टू प्राइवेसी में डाले गए। राइट टू डाई क्या मरना आपका डिग्निटी के साथ मरना आपका क्या अ, अधिकार है? क्या आर्टिकल 21 है? आपने सुना होगा एक केस अगर नहीं सुना होगा तो अरुणा शहबांग का केस, ठीक है? हॉस्पिटल में थी, काफ़ी टाइम से क्या थी तो उसको कहा गया कि भाई पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए। ठीक है, तो पैसिव यूथनेसिया दिया गया तो इसके तहत केस किया, जिसे बोलते हैं कॉमन कॉज़ 2018 का केस। इसमें कहा कि भाई एक्टिव यूथनेशिया एक्टिव मतलब कि भाई तुम उसको क्या कर दो, उसके जो भी उसे डायरेक्ट क्या कर दो, मार दो, ठीक है? तो एक्टिव यूथनेशिया नहीं बट अगर पैसिव यूथनेशिया मतलब उसके जितने भी अ, इक्विपमेंट जिससे वो ज़िंदा रहने का है उसे हटा दो, ठीक है? तो ये क्या है? पैसिव यूथनेशिया है। और एक्टिव यूथनेशिया एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड आर्टिकल सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी के तहत क्या है, ठीक है? क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है? ओके। कॉन्टेक्स्ट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में कहा गया है कि वर्चुअली क्या किया गया, इसे डिक्रिमिनलाइज किया गया। क्या किया गया? डिक्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है? ओके। यानी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ने आत्महत्या के प्रयास को प्रभावी रूप से क्या किया, अपराध मुक्त कर दिया। ऑफेंस था बट बाद में क्या किया गया 2017 में इसने क्या किया, इसी जजमेंट के अंदर इसे डिक्रिमिनलाइज किया। पहले तो क्या था ये, एक क्रिमिनलाइज था, ठीक है? ओके, अपराधी, ठीक है? अपराध जनक था ये, ठीक है? फिर राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, ठीक है? तो ये शाफिन जहान, ठीक है? हादिया केस है 2018 का, तो इसमें कहा कि राइट टू चूज लाइफ पार्टनर में आपका आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 का एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है, इसमें बहुत सारे राइट्स हैं ऐसे, ठीक है? अब देखो आर्टिकल 21 एक, ठीक है? इसमें क्या है, आपको 6 से 14 साल के बच्चों को क्या किया स्टेट क्या करेगा, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा ऑल सभी बच्चों को, ठीक है? यानी इसका है, अब जेनेसिस कहाँ से हो, मोहिनी जैन 1992 एंड उन्नी कृष्ण 1993 का केस आता है। इसमें राइट टू एजुकेशन को कहा गया कि आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है? तपस मजूमदार कमेटी रिकमेंडेशन की कि भाई इसको क्या किया जाए, आर्टिकल 21 में इंसर्ट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, जिसमें आर्टिकल 45 में डीपीएसपी डाला जाता है, ठीक है? और अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी बिलो 6 से साल एंड एडेड आर्टिकल 51 है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का जो की है, ठीक है? ठीक है, के है फंडामेंटल ड्यूटी फॉर पेरेंट्स है कि वो उनको क्या करे, बच्चों को राइट टू एजुकेशन यानी उनकी एजुकेशन दे। इम्प्लीमेंटेशन, राइट टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटीए 2009, ठीक है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है? अब दो दो तरीके के डिटेंशन होते हैं, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, ठीक है? प्यूनिटिव डिटेंशन होता है पोस्ट ट्रायल, ठीक है? यानी कि ट्रायल हो गया, अब डिटेंशन है, ठीक है? अब प्रिवेंटिव डिटेंशन बिना ट्रायल के होता है, सस्पिशियस या किसी शक के आधार पर क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, जैसे ए के गोपालन को किया गया था, ठीक है? प्यूनिटिव डिटेंशन क्या, प्यूनिटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 2 में गिवन है, ठीक है? कहा गया कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, किन बेसिस पे राइट टू इन्फॉर्म करवाना है। देखो भाई मुझे क्या हो पता लगे कि भाई मुझे किस बेसिस पे डिटेन किया जा रहा है, ठीक है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि किस ग्राउंड पे मुझे क्या किया गया है, डिटेंशन मिली है। लॉयर से कंसल्ट, ठीक है? कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के अंतर्गत क्या होना है, पेश होना है। लेकिन उसमें ट्रैवल टाइम क्या नहीं है, एक्सक्लूड किया है, यानी ट्रैवल टाइम को नहीं जोड़ेंगे। बाकी जो भी ट्रैवल के अलावा मतलब 5 घंटे अगर आपको ट्रैवल करने में लगे, इसके अलावा जब से आपके पास वो डिटेंशन गया तब से और उसके बीच में होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने चाहिए, ठीक है? नॉट अवेलेबल टू, अब एनिमी एलियंस को ये प्यूनिटिव डिटेंशन का कोई राइट्स नहीं है, ठीक है?
पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अब देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर 7 तक है। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा तक क्या नहीं कर सकते, किसी को प्रिवेंटिव यानी डिटेन नहीं कर सकते अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जब तक कि एक हाई कोर्ट जजों की एक एडवाइजरी बोर्ड क्या ना कर दे, सफिशिएंट कॉज ना दे दे। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 आता है और उसमें कहते हैं कि इसको 3 महीने से लेकर 2 महीने तक कर दो। बट ये अभी भी क्या नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुआ और इसकी लिमिट अभी भी क्या है, 3 महीने। ठीक है, अब देखो लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्ति क्या है, पार्लियामेंट के पास क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है डिफेंस की, फॉरेन अफेयर्स की, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, और कॉन्करेंट पावर पार्लियामेंट एंड स्टेट फॉर पब्लिक ऑर्डर है, एसेंशियल सप्लाईज है एंड स्टेट सिक्योरिटी। ठीक है, तो लॉ एक्ट हुए जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, एमआईएसए एक्ट, एनएसए एक्ट, एनएसए के तहत अभी एनएसए 1980 के तहत अभी किसे डिटेन किया गया था, अपने सोनम वांगचुक को। ठीक है, जिन्होंने अनशन किया था सीजेपी के प्रोटेस्ट में। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, फिर कोटा एक्ट 2002। ठीक है, टाडा 1985, तो बार बार यूएपीए है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अमेंडेड रिपीटेडली टू एक्ट एज प्रिवेंटिव टूल, तो अमेंड की गई। फिर सेफ गार्ड क्या है, जो डिटेंटिव है उसको क्या कहना जाना चाहिए, कम्युनिकेटेड द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। ठीक है, एक्सेप्ट इफ इट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, यानी बंदी के निरोध के आधार बताए जाने चाहिए सार्वजनिक हित के खिलाफ होने के लिए। अगर वो सार्वजनिक हित के खिलाफ है तो मत बताओ, वरना उसे बताओ कि तुम्हें किस बेस पे, किस कौन से ग्राउंड पे डिटेन किया गया है। आदेश के खिलाफ प्रतिवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आदि जो भी ऑर्डर आए हैं उसके जो अगेंस्ट क्या किया जाना चाहिए, उसे प्रतिवेदन का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे क्या थे, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल, आर्टिकल 19 से लेकर हमने आर्टिकल 22 तक पढ़ा। आर्टिकल 19 में हमने 6 राइट्स पढ़े जिसमें हमारे क्या है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। आर्टिकल 20 में हमने पढ़ा कि कैसे मतलब जब भी आपको मतलब जो ऑफेंस किया है तो किस बेसिस पे। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई एक्स पोस्ट नो एक्स पोस्ट फैक्टो है। ठीक है, यानी अगर कानून बना है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या नहीं होगा, क्रिमिनल लॉज में फॉलो नहीं होगा। आर्टिकल जो 20 है उसके हमने देखा डबल जेओपार्डी नहीं होगी, यानी कि एक ऑफेंस के लिए 2 बार की नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी। देन नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद के खिलाफ क्या नहीं करनी, गवाही नहीं देनी। ऐसे आर्टिकल 21 में हमने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पढ़ा, जिसमें हमने पहले तो हमारे पास प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ था, यानी नैरो कॉन्सेप्ट था तब। उस समय सिर्फ हम लॉ को क्या नहीं कर सकते थे, दोषी नहीं ठहराते थे। इसके अलावा हम क्या करते थे, लॉ को भी 2 तरीके से पढ़ते थे। देन हमने 22 पढ़ा जिसमें हमने डिटेंशन के बारे में पढ़ा, और आर्टिकल 21 है जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन पढ़ा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो अगले में हम फंडामेंटल राइट का पार्ट करेंगे। थैंक यू।